चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनेंगे ध्यान से। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड। ठीक बात है भैया, कैपेसिटेंस दे रखा है 5 माइक्रोफैरेड is being charged so that the current has a steady value of 100 milliampere. करंट हो चुका है 100 milliampere, कांस्टेंट करंट हो गया है। कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्या पूछा गया है आपसे? dv by dt बताइए कितना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो कर सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे? हम जानते हैं ये जो कंडक्शन करंट है, अगर ये प्लेट्स हैं आपकी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितना कंडक्शन करंट यहाँ पे चल रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी यहाँ पे चल रहा होगा। कौन सा? प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब IC इज इक्वल टू ID। यहाँ से अपने को समझ में आ गया कि ID इज ऑल्सो 100 मिलियम्पियर्स। यहाँ स्टेडी करंट की बात हो रही है। स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट करंट चल रहा है, स्टेडी स्टेट की बात नहीं है यहाँ पे। स्टेडी स्टेट आके तो करंट जीरो हो जाता है, याद आ रहा है कुछ? स्टेडी स्टेट मतलब ये जो प्लेट्स हैं वो फुल्ली चार्ज हो चुकी हैं, अब और चार्ज इन पे नहीं जा सकता। अगर और चार्ज नहीं जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट स्टेडी स्टेट कंडीशन, दिस इज जस्ट स्टेडी करंट। मतलब एक कांस्टेंट करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इतनी बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, सो ID इज 100 मिली एम्पियर्स। ID की अपन अभी कैपेसिटर के लिए प्रूव करके आए हैं। क्या प्रूव किया अपने फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर? ID इज इक्वल टू C dV by dt। डायरेक्ट यूज करते हैं, आंसर बताते हैं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज C dV by dt इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर्स, इट इज 10 to power minus 3। C आपको दे रखा है 5 into 10 to power minus 6। dV by dt कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ये पूछा गया आपसे। ये हो जाएगा 10 to power minus 1। यहाँ से आपके पास आएगा फाइनल आंसर dV by dt इज, ये इस तरफ आ जाएगा तो 10 to power 5 by 5 यानी 2 into 10 to power 4 volts per second। दिस इज योर आंसर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिखा जा सकता है 20 किलो वोल्ट पर सेकेंड। दिस इज माई आंसर फॉर dV by dt। देख लीजिए कैलकुलेशन ठीक है ना? कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है? 10 to power 3 आना चाहिए यहाँ पे। यस सर। नहीं, 4 ही तो नहीं, आएगा। राइट राइट है, राइट है, राइट है। यहाँ से एक 10 अलग लिया, 10 to power 4 किया, 5 और 10 गया 2 टाइम्स, तो 2 into 10 to power 4 बच गया अपने पास। ठीक है, चलिए तो ये आपका पूरा पोर्शन हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड। इसको मैं जल्दी से एक बार समराइज कर देता हूँ अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। पहली बात ये थी कि फैराडेज लॉ से बात समझ में आई थी। फैराडे लॉ क्या कह रहा था? फैराडेज लॉ कहता था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो रहा था इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए, तो इसमें करंट फ्लो होने वाला, शुरू करंट फ्लो हुआ था, इसको थोड़ा सा था, इसमें करंट फ्लो हुआ था। ओके, करंट कैसा फ्लो हुआ था? तो मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ऐसा लेट्स से। तो जल्दी से बताना लेंस लॉ से करंट की डायरेक्शन क्या थी? जल्दी बताओ करंट की डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, पक्का? यस, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और फील्ड इंक्रीज हो रहा है, अपोज करना पड़ेगा। अपोज कैसे होगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा तो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, करंट फ्लो हो रहा है मतलब जो चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज, वो ऐसे ही फ्लो हो रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग लाइक दिस। अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस तरीके का होना चाहिए। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा हर पोजीशन पे, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। तो एक बात क्या समझ में आई यहाँ से कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था इनसाइड द प्लेन, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है जबकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ है। दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये बात यहाँ से समझ पा रहे हैं अपन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हुआ। यस, ऐसे ही जो आपने अभी बात करी मैक्सवेल वाले लॉ से, डिस्प्लेसमेंट करंट वाली बात से, जो मैक्सवेल ने बताया वो क्या बताया
कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस पॉइंट पे था, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे भी आएगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से बताना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसी होंगे? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? जल्दी बोलो। एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, सभी लोग देख सकते हैं, बताओ जल्दी से डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बिल्कुल ठीक बात है ना? कैसे? राइट हैंड रूल याद है? राइट हैंड रूल, थंब को रखना है टुवर्ड्स करंट और फिंगर्स को आपको स्ट्रेच करना है जिधर पॉइंट है। पाम आपको दिखाएगा, पाम की डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इधर है, ये इधर है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, और जबकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अंदर की तरफ। नीचे आ गया तो हाथ नीचे चला जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। यहाँ भी आप ध्यान से देखो तो देखो क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना? यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा। दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ भी था, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ भी होगी। अब ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से आ रहा है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इसके परपेंडिकुलर है। फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हुआ है, या जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आया है, वो परपेंडिकुलर है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। फिर से एक कोरिलेशन मिला। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कुछ कुछ कि क्यों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये इसका रीजन है। क्लियर हुई बात? हम आगे और पढ़ेंगे कि कैसे वो आगे प्रोपोगेट कर रही है, लेकिन एक बेसिक बात यहाँ समझ में आनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बना रहे हैं, ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है बात? तो इस पूरे आज के लेक्चर से हमने क्या क्या सीख लिया? हमने 2 या 3 बातें खास खास सीखी। पहली बात तो ये कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लगा के हम इसको बात कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना तो वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो वो दोनों भी परपेंडिकुलर हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। और तीसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसका ध्यान रखेंगे हमेशा कि अगर इस तरीके से सिचुएशन आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है और वेव ट्रैवल कर रही है इस तरफ, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपन ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है मैक्सवेल्स इक्वेशन का। मैक्सवेल की वही इक्वेशन है चारों जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, पर क्योंकि उन्होंने इस पे काम किया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए मैक्सवेल्स इक्वेशन में वो 4 इक्वेशन अब आप इंक्लूड कर सकते हैं। कौन कौन सी 4 इक्वेशन है? ये चारों फंडामेंटल इक्वेशन है जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी 4 फंडामेंटल इक्वेशन? पहली, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या था गॉस लॉ? याद आ रहा है? For a closed surface, total flux passing through the surface is equal to the net charge enclosed by epsilon naught. याद आया कुछ कुछ? तो flux net was Q enclosed by epsilon naught. इसको और क्या लिख सकते हैं? Flux is integral E dot ds is equal to Q enclosed by epsilon naught. This is the flux. मैंने यहाँ पे E dot ds तो समझ में आ गया होगा, फील्ड इनटू एरिया। इंटीग्रेशन भी किया है फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है, लेकिन ये एक सर्कल लगाया है, इसका मतलब क्या था? फॉर अ क्लोज सरफेस। अपन गॉस लॉ के बाद क्लोज सरफेस के लिए ही करते हैं, इसलिए मैंने ये साइन लगा दिया। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन हो गई है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, गॉस लॉ वाली। सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें, दूसरी इक्वेशन इसमें जो बनती है वो बनेगी आपकी रेट करती हुई एम्पियर सर्किटल लॉ से, वो बात भी हम कर चुके हैं। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या था? इंटीग्रल बी डॉट टी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट आई प्लस आई डी। सो मॉडिफाइड
एम्पियर्स लॉ, जिसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं, which is integral B dot dl is equal to mu naught I plus ID। ये बात भी कर ली थी। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखो मैंने यहाँ पे भी एक क्लोज वाला लगाया है साइन, लेकिन ये क्लोज किसके लिए है, यहाँ लेंथ के साथ आप कर रहे हैं, दिस इज फॉर अ लूप, एक लूप के लिए इंटीग्रेशन होता है, जबकि ये किसके लिए होता है, पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेशन होता है। सरफेस इज अ 3D फिनोमेना, लूप इज अ 2D फिनोमेना, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सरफेस पे इंटीग्रेशन है, लूप पे इंटीग्रेशन है। दिस इज नॉट द फ्लक्स, ये फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स इज फील्ड इनटू एरिया, ये फ्लक्स है, दिस इज नॉट द फ्लक्स, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है, दिस इज नॉट द फ्लक्स। अच्छा और क्या था इसमें, एक बात इसमें आती है कि क्या एक मैग्नेटिक फील्ड का नेट फ्लक्स, मैंने पहले भी बात की थी, एक क्लोज लूप से अगर मैं बात करूं, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एक क्लोज लूप से क्या मैग्नेटिक फील्ड का नेट फ्लक्स हो सकता है फॉर अ क्लोज लूप। मैग्नेट कहीं भी रख दो आप, जैसे आपकी इच्छा हो, मैग्नेट यहां रख सकते हो वैसे, मैग्नेट आप यहां रख सकते हो वैसे, या मैग्नेट बाहर भी रख सकते हो वैसे। इन तीनों ही केसेस में फॉर अ क्लोज लूप, फॉर अ क्लोज सरफेस, एग्जैक्टली फॉर अ क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, गॉस लॉ की बात करें, फॉर अ क्लोज सरफेस, मतलब मान लीजिए एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर आपने एक मैग्नेट रख दी, या दूसरे सिचुएशन में आधी मैग्नेट अंदर है आधी बाहर है, या तीसरी सिचुएशन की पूरी मैग्नेट ही उस स्फीयर से बाहर है। इन तीनों ही केसेस में क्या यहाँ से कोई नेट फ्लक्स होगा, या आप मुझे बताइए जल्दी से, नेट फ्लक्स कितना होगा, नहीं होगा, नेट फ्लक्स जीरो होगा, बिल्कुल ठीक बात है। नेट फ्लक्स जीरो क्यों होगा अगर इसकी बात करें, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, तो जितना फ्लक्स यहाँ से जाएगा उतना ही फ्लक्स वापस घूम के आएगा भी, जितना बाहर निकल रहा है उतना ही अंदर भी आएगा, इसीलिए नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो। अगर इस केस की बात करें तो यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ से जितना फ्लक्स बाहर चला उतना घूम के वापस मैग्नेट से वापस अंदर आएगा, यस, तो यहाँ भी नेट फ्लक्स जीरो है। अगर इस केस में बात करूं तो इसमें तो वैसे भी जीरो है, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही हैं वो एक बार एंटर कर रही हैं, अगले बार बाहर निकल जा रही हैं, एंटर कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, एंटर कर रही हैं और बाहर निकल रही हैं, फिर से नेट फ्लक्स कितना है, जीरो। तो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें कि इंटीग्रल बी डॉट डी एस, इस बार क्या है, बी डॉट डी एस, यहाँ मैंने क्या लिखा था, ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात है, इज इक्वल टू जीरो फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, हमेशा ये साइन क्या दिखा रहा है, क्लोज सरफेस का साइन दिखा रहा है, ठीक है, सो फॉर अ क्लोज सरफेस इट इज ऑलवेज जीरो, फॉर अ क्लोज सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये अपने को ध्यान रखना है हमेशा। ठीक बात है, तो ये इक्वेशंस है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है, मैक्सवेल्स इक्वेशन। इसमें एक इक्वेशन और है जो मैं मिस कर रहा हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। तो मैक्सवेल इक्वेशन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस, क्योंकि शायद पॉज हो गई थी बीच में। सर आप म्यूट हो।